स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद MG में। और आज जो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन, जिसके अंतर्गत सामाजिक आंदोलन हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसके बारे में, और इसका वीडियो भी YouTube पर आ चुका है। उसके बाद हमने राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था, उस राजनीतिक आंदोलन का पार्ट फर्स्ट और चैप्टर का पार्ट 3, ठीक है, वो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत देखिए, राजनीतिक आंदोलन का जो कालखंड है 1907 से लेकर के 1919 तक आज के हम अपने इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे तो रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को स्टडी विद MG को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक आंदोलन 1907 से 1919 के बीच का कालखंड, बहुत ही शॉर्ट में। तो दोस्तों, इसकी कालखंड की शुरुआत होती है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन से, ठीक है। इससे पहले हमने चर्चा की थी कि 1905 तक का जो कालखंड था कांग्रेस का, उदारवादी लोगों का, नेताओं का वर्चस्व था और उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं था, जीरो थे। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे ऐसे नेता लोग आए जो पुराने नेताओं का विरोध कर रहे थे और कांग्रेस में सुधार चाहते थे। और वो ये चाहते थे कि अब कांग्रेस अपने आंदोलन करने का, सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का तरीका बदले, ठीक है। तो ऐसे नेताओं में खास तौर से नाम लिया जा सकता है बाल गंगाधर तिलक और उनके जो साथी बाल गंगाधर तिलक के साथ में लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल की ये तीनों की जोड़ी है, ठीक है। जो कि उदारवादी नेताओं में गर्मपंथी नेताओं में खास तौर से इन तीन का नाम लिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में गुजरात के शहर सूरत में, और इसी अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया, गर्म कांग्रेस और नरम कांग्रेस, उदारवादी कांग्रेस और गर्मपंथी कांग्रेस, ठीक है। तो ये अधिवेशन हुआ। पहले ये अधिवेशन कहाँ होना था, नागपुर में, लेकिन नागपुर में उस समय प्लेग फैला हुआ था, प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, इसलिए वहाँ पर नहीं करके फिर सूरत में इसका आयोजन हुआ। आयोजन स्थल पहले क्या निर्धारित था, नागपुर, बीमारी की वजह से सूरत में हुआ। सबसे पहली बात, उदारवादी और गर्मपंथियों के बीच में जो मतभेद हुआ, उस मतभेद में देखिए सबसे पहली बात जो है अध्यक्ष पद को लेकर के विरोध हुआ। गर्मपंथी लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, और नरमपंथियों ने उस वक्त क्या किया, रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। पहली बात तो ये। विभाजन का दूसरा कारण देखिए कि कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है, उस अधिवेशन में देखिए आप, गर्मपंथी चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उदारवादी लोगों ने दादा भाई नौरोजी को बना लिया था अध्यक्ष, लेकिन फिर भी उनसे इन चीज़ों के ऊपर प्रस्ताव पारित करवा लिया था, ठीक है। 1907 के अधिवेशन में गर्मपंथी चाहते थे कि एक बार फिर से इस प्रस्ताव को लाया जाए और स्वीकार करवाया जाए, और उस प्रस्ताव में क्या था, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के जो विचार हैं, इन विचारों को पारित करवाया जाए। तो इस मुद्दे पर हंगामा हुआ, और इस हंगामे के दौरान क्या हुआ कि कांग्रेस की इस मीटिंग में काफ़ी मारपीट हुई, धामा हुआ, दंगा हुआ, बलवा हुआ इसमें। और इसमें कुछ गर्मपंथी जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक चेयर उठा करके फेंक दी थी, जो कि फिरोज शाह मेहता को जाकर के लगी थी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खटास आ गई, और जो गर्मपंथी नेता लोग थे उनको कांग्रेस से निकाल दिया, ठीक है। अब तिलक चाहते थे कि इनके निष्कासन को किसी भी तरीके से रोक दिया जाए, यानी कि इनको कांग्रेस से नहीं निकाला जाए, और इसके लिए तिलक ने बहुत कोशिश की, बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन जो फिरोज शाह मेहता था वो नहीं माना, क्योंकि किसी ने चेयर फेंकी थी, उसके सिर पे आग लगी, ठीक है। उसको मनाने की कोशिश नाकाम हो गई और गर्मपंथी नेता को कांग्रेस से निकाल दिया गया। फिर सरकार ने भी इस अवसर का फायदा उठाया। उसने क्या किया, नरमपंथियों को अपने पक्ष में करने की दृष्टि से गर्मपंथियों को दमन करना, यानी कि उनको पकड़ना, जेल में डालना शुरू कर दिया,
ठीक है, ताकि जो नरमपंथी नेता है वो सरकार का सपोर्ट करे। गवर्नर जनरल ने सूरत में फूट डालो और राज करो की सरकार की जो है बड़ी उपलब्धि बताया, यानी कि सरकार जो फूट डालो राजनीतिक राज करो की नीति को लेकर के चल रही थी, ठीक है, और यहाँ पर फूट पड़ ही गई इसमें, तो इसको अपनी बहुत ही बड़ी उपलब्धि बताया। जबकि जो राष्ट्रवादी जो लोग थे उन्होंने इसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, इनका निष्कासन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस निष्कासन की वजह से जिन लोगों को बाहर निकाला गया उन लोगों ने नई पार्टी बना ली। अब देखिए इसमें गर्मपंथी नेता जो थे लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और उनके साथ में अरविंद घोष, ये प्रमुख नेता थे। अब देखिए आगे बाल गंगाधर तिलक को केसरी में लिखे गए उनके लेख को आधार बनाकर 1808 में 6 वर्ष की सजा देकर मांडले भेज दिया। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र शुरू किए थे, केसरी और मराठा। तो केसरी में इन्होंने जो आर्टिकल लिखा उस आर्टिकल के आधार पर जो उन्होंने 1908 में लिखा था 6 साल के लिए उनको जेल भेज दिया, मांडले भेज दिया। और मांडले कहाँ? बर्मा में। फिर दूसरे नेता की बात करें, बिपिन चंद्र पाल को जो थे, जब बाल गंगाधर तिलक उधर चले गए तो बिपिन चंद्र पाल ने अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया, ठीक है। फिर अरविंद घोष की बात करें तो उन्होंने पहले तो कुछ समय तक राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया। वंदे मातरम जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन इन्होंने किया और उस समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का इन्होंने प्रचार किया। फिर 1910 में ये कहाँ चले गए? पौंडीचेरी, जहाँ उन्होंने राजनीति का त्याग कर दिया और सन्यासी बन गए, यानी कि राजनीति छोड़ करके साधु बन गए और आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम को अरबिंदो आश्रम कहा जाता है। यानी कि सन्यासी बनने के बाद फिर 1926 में इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी। अरविंद घोष ने अरबिंदो आश्रम जिसको कहा जाता है 1926 में यह स्थापित किया गया। अब हम बात करें उदारवादी नेताओं के बारे में तो सबसे पहले हम लेते हैं जिनके योगदान को भारत की आज़ादी में जो रहा है कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, बाल गंगाधर तिलक, जिनको जनता ने लोकमान्य यानी कि जो समस्त जनता को मान्य है, लोकमान्य की उपाधि जनता ने इनको प्रेम से दी है, ठीक है ना, जनता का इनके प्रति प्रेम। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। शिक्षा इन्होंने प्राप्त की कानून की, यानी कि ये वकील थे। 1880 में पूना में द न्यू इंग्लिश स्कूल की इन्होंने स्थापना की। कब? 1880 में पूना में द न्यू इंग्लिश स्कूल, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी बाल गंगाधर तिलक ने की। फिर 2 समाचार पत्र, सभी जानते हैं उनके बारे में, मराठा और केसरी, ये 2 इन्होंने समाचार पत्र शुरू किए। मराठा अंग्रेजी में छपता था और साप्ताहिक सप्ताह में एक बार, और केसरी मराठी भाषा में और दैनिक यानी कि रोज छपता था। और इन दोनों का उद्देश्य क्या था? जनमत को जागृत करना, ठीक है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को जगाने का काम किया, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने 2 उत्सव प्रारंभ कराए, एक गणेश उत्सव और दूसरा शिवाजी उत्सव। गणेशोत्सव मतलब जो परंपरा गणेशोत्सव की उन्होंने शुरू की वो आज भी चल रही है गणेश चतुर्थी के अवसर पर, ठीक है ना। तो गणेश उत्सव शुरू किया इन्होंने 1893 में और शिवाजी उत्सव शुरू किया 1896 में, ठीक है। इन दोनों उत्सवों का उद्देश्य क्या था कि इनके माध्यम से लोगों को संगठित करना, यानी कि उत्सवों के माध्यम से जनता नज़दीक आएगी, जनता एकत्रित होगी, संगठित होगी, और जब वो संगठित होगी, एक जगह पे इकट्ठी होगी, तो उनको राष्ट्रवादी विचारों से उनको प्रेरित करवाया जाएगा, यानी कि उनमें राष्ट्रवादी साहित्य का वितरण करना ताकि लोग उनको पढ़े और पढ़ करके वो जागरूक हो। फिर देखिए युवाओं के नैतिक
और शारीरिक विकास पर इन्होंने बल दिया, यानी कि नैतिक विकास भी हो और शारीरिक विकास भी हो। 1897 में तिलक को पहली बार गिरफ्तार किया गया और 18 महीने की जेल हुई इनको। और कारण क्या था? 2 प्लेग अधिकारी, यानी कि महाराष्ट्र में जब प्लेग फैला हुआ था और सरकार ने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी इस बीमारी के रोकथाम के लिए, रैंड और एयरहर्स्ट, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या है कि लोगों के साथ अभद्रता की थी, इन मिसबिहेवियर किया था इन अधिकारियों ने। तो चापेकर बंधु जो थे, उन चापेकर बंधुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी, इन अधिकारियों की हत्या कर दी। तो अंग्रेज सरकार ने आरोप लगाया कि तिलक ने इन युवकों को भड़काया, उकसाया और उकसाव में आकर इन्होंने इसकी हत्या की। ठीक है, आगे चलते हैं। तिलक गर्मपंथी विचारों वाले नेता थे। वह उदारवादियों के याचना प्रार्थना पत्रों के स्थान पर संघर्ष का मार्ग चुनने का इन्होंने समर्थन किया। गर्मपंथी विचार थे, गर्म दिमाग वाले थे। और जो उदारवादियों के जो उपाय थे, यानी कि सरकार से प्रार्थना करना, उनको रिक्वेस्ट भेजना, एप्लीकेशन देना, वो इसमें विश्वास नहीं करते थे और चाहते थे कि जनता भारत अपने अधिकारों को, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करे। ठीक है, और इन्होंने एक नारा दिया, सभी जानते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। फिर देखिए आगे, स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार जैसे साधनों का इन्होंने समर्थन किया कि अगर अपनी आज़ादी को प्राप्त करना है, संघर्ष करना है, तो संघर्ष के लिए इन साधनों को अपनाया जाना चाहिए। स्वराज्य की मांग, स्वराज्य के लिए संघर्ष, स्वदेशी अपनाना, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार और बहिष्कार जैसे उपाय। ठीक है, फिर गीता रहस्य और आर्कटिम होम ऑफ द आर्यंस, ये 2 ग्रंथ तिलक ने लिखे जब वो कहाँ थे? मांडले जेल में, जब वो बंद थे 6 साल के लिए, उनको भेज दिया था। ठीक है, इस दौरान लिखी थी जेल में रह करके। 1914 में वो जेल से रिहा हुए। ठीक है, फिर जब कांग्रेस और लीग, मुस्लिम लीग के बीच में इन्होंने समझौता करवाया, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने समझौता करवाया। और उस समझौते के बाद कांग्रेस और लीग ने मिल करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ समय तक एक साथ प्रयास किए थे, आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, तो ये समझौता तिलक ने करवाया था। फिर होम रूल आंदोलन जो 1916 में हुआ था, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया। अब देखें आगे, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश जो लेखक है वैलेंटाइन शिरोल, इसने भारतीयों में अशांति का जनक, यानी कि भारतीयों को हिंसक तरीके से बहिष्कार जैसे साधन देकर के, स्वदेशी जैसे साधन देकर के भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसलिए इनको भारतीय अशांति का जनक कहा वैलेंटाइन शिरोल ने। और इस मुद्दे पर तिलक ने शिरोल पर मानहानि का केस भी कर दिया था एक बार। ठीक है, और 1920 में तिलक का निधन हो गया। अब बात करें हम प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं की। अब देख लेते हैं प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं के संबंध में जो इस दौरान घटित हुई थी, और इसमें कौन कौन सी क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना हुई थी, किसने की थी, और कौन कौन से क्रांतिकारी समाचार पत्र हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना की थी वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा 1907 में बंगाल में। और बंगाल में इस समिति के द्वारा काफ़ी उस वक्त अंग्रेज अधिकारियों पर मतलब अटैक किए गए थे इनके द्वारा। युगांतर और संध्या, ये 2 समाचार पत्रिकाएं, और इन पत्रिकाओं के द्वारा जनता में सशक्त क्रांति लाने के विचारों का प्रचार किया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। 1908 में 1908 में जो मुजफ्फरपुर का जो जज था कोर्ट का, किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का प्रयास किया गया। क्यों किया गया कि जब भी इसकी अदालत में किसी क्रांतिकारी का केस जाता था तो ये समझ लो कि उसको मृत्युदंड की सजा ही होगी। इसीलिए प्रफुल्ल चाकी ने इसकी हत्या का प्रयास किया, लेकिन हत्या का प्रयास नाकाम हो गया। और जब इसको पकड़ने की बारी आई
तो इसने अपने आप को गोली मार ली। खुदीराम बोस को इस केस में फांसी की सज़ा दी गई। फिर देखें अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में क्रांतिकारियों पर पुलिस का छापा पड़ा इस घटना में, और इनके ठिकाने से क्रांतिकारी साहित्य और गोला बारूद बरामद किए पुलिस ने। और इस केस में वीरेंद्र कुमार घोष को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। अब चलते हैं हम आगे। भारतीय शासन व्यवस्था में, भारत के शासन में ब्रिटिश सरकार ने सुधार लाने के लिए एक एक्ट पारित किया वहाँ की संसद ने, ब्रिटिश संसद ने, जिसको 1909 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में इसको मार्ले-मेंटो सुधार भी कहा जाता है, जिसमें भारत मंत्री जो था, ठीक है, वो था मार्ले, और भारत का वाइसराय यानी गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो। इन दोनों के प्रयासों से 1909 का भारत शासन अधिनियम बना, भारत में लागू हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण था कि इससे पहले जो 1892 का जो अधिनियम बनाया था ब्रिटिश संसद ने और उसमें सुधार किए गए, उससे भारतीय असंतुष्ट थे, ठीक है। दूसरी बात, 1905 में जो बंगाल विभाजन किया था ब्रिटिश सरकार ने और उसके विरोध में आंदोलन हुआ था, उसको देखते हुए फिर बात करें उत्तरोत्तर आगे हम बात करें इसी में, तो इन दोनों कारणों से, यानी कि एक तो अधिनियम से असंतुष्ट थे और दूसरे बंगाल विभाजन जो किया था और उस दौरान फिर पूरे देश में जो आंदोलन हुआ इस विभाजन के विरोध में, तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे उनको संतुष्ट करने के लिए, और गर्मपंथियों का प्रभाव जो कांग्रेस में बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उदारवादी लगातार नाकाम होते जा रहे थे, इनकी मांगों को सरकार ठुकरा रही थी, तो ऐसे में इनको मौका मिल गया था अपना प्रभाव बढ़ाने का। तो इनके प्रभाव को कम करने के लिए और भारत के शासन में कुछ सुधार करने के उद्देश्य थे। और तीसरा एक और उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के बीच में फूट डालना। इसके उद्देश्य से ये 1909 का अधिनियम बनाया गया और लागू किया गया। इसकी जो विशेषताएं थी, केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका जो विधानसभाएं थी उनके सदस्यों में वृद्धि की गई, ठीक है। फिर प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया। प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं यानी कि अलग अलग राज्यों की जो विधानसभाएं बनी हुई थी उस समय, उनके मेंबर जो थे, जो संख्या थी पहले, उसमें बढ़ोतरी की गई। फिर देखिए परिषदों के अधिकारों में वृद्धि। परिषदों का मतलब जो गवर्नर जनरल और जो गवर्नर की जो परिषद थी, काउंसिल थी, ठीक है, उसके अधिकारों में वृद्धि की गई। फिर बात करें हम आगे, तो देखिए इसमें सदस्यों को, यानी कि विधानसभा के जो सदस्य थे उनको बजट पर बहस करने का और प्रमुख मुद्दों पर मत देने का अधिकार दिया गया। यानी कि विधानसभा से अगर कोई प्रस्ताव पास होता है तो वो सदस्यों के बहुमत से पास होगा, तो इस मुद्दे पर उनको मत देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। फिर किसी भी मुद्दे पर इन सदस्यों को प्रश्न पूछने और प्रश्न के जवाब से अगर संतुष्ट न हो तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। फिर देखिए जो मेन जो इस अधिनियम की जो बात है वो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से मुसलमानों को अलग से निर्वाचन का अधिकार दिया गया, जिसमें सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधियों का ही निर्वाचन हो सकता था, ठीक है। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आगे जाकर के भारत और पाकिस्तान में विभाजन होने का सबसे बड़ा कारण सिद्ध हुई। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, इस बात का प्रावधान किया गया। और इस प्रावधान के अंतर्गत जो सबसे पहले भारतीय थे नियुक्त होने वाले वो थे एसपी सिन्हा। अब इस अधिनियम की जो कमियां थी, आलोचना थी, एक तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यानी कि जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं देती थी। जो जनता के जो कुछ खास वर्ग थे, जैसे जमींदार वर्ग थे, ऐसे लोग जो सरकार को टैक्स चुकाते थे, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार इसमें दिया गया। फिर देखिए मतदाताओं की सीमित संख्या, जो वोट डालने वाले जो लोग थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को शुरू करना, जो कि भारत के विभाजन का बड़ा कारण सिद्ध हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत, यानी कि इससे पहले हमने देखा है कि गवर्नर की परिषद में तो गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया, लेकिन जो गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद थी उसमें अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत था। सरकारी सदस्य का मतलब ऐसे सदस्य जिनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल खुद करता था, ठीक है, तो उसका बहुमत था। संसदीय शासन व्यवस्था को इस व्यवस्था में नहीं अपनाया गया था, ठीक है ना, संसदीय व्यवस्था
जो शासन व्यवस्था थी उसको अपनाया गया। अब देखें 1920 से पहले का घटनाक्रम संक्षिप्त रूप से शॉर्ट में देख लेते हैं, जो खास जो प्रमुख घटनाएं हुई थी, ठीक है। 1920 से पहले 7 से लेकर के उसके बाद जो घटनाएं घटित हुई भारतीय राजनीति में, जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात, 1914 में तिलक को जो जेल भेजा गया था 1908 में, 1914 में उनकी रिहाई हो गई, जेल से छोड़ दिया गया। 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, और इससे पहले इन्होंने 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, और फिर इसी होम रूल लीग ने आंदोलन चलाया था, होम रूल आंदोलन। तिलक के द्वारा मराठा और केसरी समाचार पत्रों में, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इन 2 समाचार पत्रों में अपने विचारों का प्रकाशन किया, देशभक्ति वाले विचार जनता तक पहुंचाए, ठीक है। और समाचार पत्र में होम रूल जो आंदोलन था उसके विचार थे, आंदोलन क्यों किया जा रहा है, आंदोलन के लक्ष्य क्या हैं, इनका प्रचार किया गया, ठीक है। अब बात करें होम रूल कार्यक्रम, यानी कि होम रूल आंदोलन में कौन कौन से कार्यक्रम शामिल किए गए। सबसे पहले तो राजनीतिक विषयों पर जन जागृति पैदा करने के लिए पुस्तकों का प्रकाशन, यानी कि लोगों में जागृति आए, चेतना आए, इसके लिए उन्होंने पुस्तकों का प्रकाशन किया, पुस्तकें छापी, और उन पुस्तकों में देशभक्ति वाले विचार थे। फिर देखिए वाद विवाद और भाषणों का आयोजन, सरकार जो भी काम कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके ऊपर वाद विवाद करना, ठीक है। फिर देखिए जनसभा करना और समाज सेवा जैसे कार्यक्रम करना, ठीक है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, और जो करमचंद गांधी थे वो राजकोट रियासत के, यानी कि राजकोट के राजा के दीवान थे। माता का नाम था इनके पुतलीबाई। इनका विवाह हुआ था कस्तूरबा से। 1887 में उच्च शिक्षा के लिए ये ब्रिटेन गए, यानी कि बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, वकील की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए। 1891 में 4 साल ब्रिटेन में रहे, और 4 साल में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके 91 में ये ब्रिटेन से भारत वापस आए। 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, ये कंपनी का नाम है, उसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या देखा कि वहाँ की सरकार, जो श्वेत सरकार थी, गोरी सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी, वो काले लोगों के साथ रंग भेद करती थी, ठीक है ना। अब वहाँ पर भारतीय लोग भी थे, ठीक है। भारतीय लोग वहाँ पर क्यों थे कि वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में काम करवाने के लिए वो भारतीयों को जहाजों से वहाँ ले गए थे और भारतीयों से वहाँ पे काम करवाते थे, तो उनके साथ भी भेदभाव होता था। और दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, जो काले रंग के होते हैं, उनसे भी वो भेदभाव करते थे। इसको कहते हैं रंगभेद की नीति, यानी कि जो भी अधिकार हैं, जो भी सुविधाएं हैं, वो गोरे लोगों को मिलेगी, काले लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है। गोरे के साथ वो बैठ भी नहीं सकते, गोरे के साथ वो ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। इसी तरह से एक बार गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। उनके साथ भी रंगभेद के आधार पर भेदभाव हुआ। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस, टोल्स्टॉय फॉर्म, फिनिक्स आश्रमों की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, ठीक है। गांधी द्वारा सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया, यानी कि अंग्रेजों की जो रंग भेद की नीति थी और दूसरे जितने भी अत्याचारी कानून थे उनके विरोध में इन्होंने सत्याग्रह किया, सविनय अवज्ञा किया, और अपने इस आंदोलन में उनको सफलता मिली, ठीक है। परिणाम क्या निकला, सफलता मिली इनको आंदोलन में। और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी जो सरकार थी उसने कई भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त कर दिया, ठीक है। ये गांधी जी की बड़ी सफलता थी। फिर 1915 में 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए वापस। संपूर्ण भारत का इन्होंने भ्रमण किया यहाँ आने पर, और भारतीयों की जो स्थिति थी, गरीबी थी, निर्धनता थी, किस स्थिति में वो रहते हैं, ठीक है ना, इन सबको इन्होंने भारत भ्रमण के दौरान निकटता से देखा और महसूस किया। फिर देखा कि मेरे देशवासियों को तो मतलब तन ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं है, तो फिर उन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया और सिर्फ एक धोती और एक शॉल में रहते थे। फिर देखिए आगे हम बात करें 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के पास साबरमती में आश्रम की स्थापना की, साबरमती आश्रम। 1917 में अब यहाँ से देखिए गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं, और सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की तरफ से भारत में आयोजित पहला आंदोलन, ठीक है।
कारण क्या था इसका? यूरोपियन बागान मालिकों के द्वारा, यानी कि जो बड़े बड़े खेती करने के बड़े बड़े बागान होते थे और बागान में कोई एक खास फसल ही बोई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोप के जो बागान मालिक थे वो अत्याचार करते थे, जबरन नील की खेती करवाते थे। फिर जो फसल हो जाती थी तो जो बागान मालिक थे वो अपनी मर्जी की कीमत पर खरीदते थे उनके, यानी कि आपको इसी कीमत पर ये फसल बेचनी होगी चाहे किसानों को घाटा हो रहा हो। ठीक है ना? तो यहाँ पर इन्होंने आंदोलन किया और ये आंदोलन सफल रहा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिक, जो बड़े बड़े कारखानों फैक्ट्रियों के मालिक और मजदूरों के बीच में मेहनताने को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के मतलब आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ दोनों के बीच में। तो मजदूरों का नेतृत्व किया और इस आंदोलन को सफल बनाया और मजदूरों को बहुत सारी सुविधाएं मिली। फिर बात करें 1918 की, तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का इन्होंने आयोजन करवाया। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ कि फसल नष्ट हो गई, उसके बावजूद भी सरकार ने किसानों से जबरन लगान वसूल करने की कोशिश की। तो यहाँ पर गांधी जी ने किसानों के इस आंदोलन को, खेड़ा सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया और इसके लिए इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर भेजा और वल्लभ भाई पटेल को यहीं से सरदार की उपाधि मिली और इन्होंने आंदोलन को सफल बनाया। ठीक है, और सरकार ने लगन माफ़ कर दिया। अब बात करें प्रथम विश्व युद्ध। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने मतलब ऐलान किया कि भारतीय लोग, राजा महाराजा जो भी हैं, वो सरकार का सपोर्ट करें, सरकार का सहयोग करें। ठीक है, तो सरकार का सहयोग किया, तो इसके एवज में सरकार ने उनको केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसके विरोध में बाद में केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दी। 1920 में असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। 1924 में देखिए, ये जो है ये सन इम्पोर्टेंट है 1924, क्योंकि इस वर्ष पहली बार गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1924 में अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो ये सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने थे और वो सिर्फ बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जो मुख्य रूप से हैं ये चलाए गए इनके द्वारा। अब गांधी जी के विचारों की बात करें। ठीक है, सामान्य रूप से जो इनके विचार हैं, तो ये चाहते थे कि स्वतंत्रता के साथ साथ, यानी कि ये चाहते कि देश स्वतंत्र हो, लेकिन साथ ही जनता की सामाजिक और आर्थिक उन्नति भी होनी चाहिए, यानी कि सामाजिक भेदभाव नहीं होने चाहिए। आर्थिक उन्नति का मतलब जरूरत जो है वो जनता अपनी पूरी कर पाए। गांधी ग्राम सुधार कार्यक्रम, नशाबंदी, अछूतोद्धार, यानी कि अछूत लोग जिनके साथ छुआछूत किया जाता है उनका उद्धार करना और छुआछूत की प्रथा बंद हो, हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना और गौ रोजगार संघ की इन्होंने स्थापना की। और साथ ही इन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया। ठीक है, उसके बाद अछूतों को हरिजन कहा जाने लगा। और साथ ही इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 1932 में। समाचार पत्रों का इन्होंने प्रकाशन किया। मुख्य समाचार पत्र के नाम देखिए, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। और एक समाचार पत्र का हम नाम पहले ले चुके हैं जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, इंडियन ओपिनियन। और इनके द्वारा लिखित पुस्तकें, खास तौर से 2 पुस्तकों के नाम बार बार लिए जाते हैं। एक तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग और दूसरा हिंद स्वराज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। तो युद्ध के दौरान जब सरकार प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त थी, ठीक है, उसके संचालन में व्यस्त थी, तो इस दौरान देश में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लग गई थी। तो इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने की दृष्टि से एक कमेटी बनाई सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, और वो कमेटी के अध्यक्ष कौन था? सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, इसकी अध्यक्षता में एक राजद्रोह सेडिशन कमेटी बनाई गई इसकी अध्यक्षता में, और इसने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट का भारतीयों ने पूरा विरोध किया। ठीक है, भारतीयों ने रिपोर्ट का पूरा विरोध किया, लेकिन इस विरोध के बावजूद भी विधानसभा ने, केंद्रीय विधानसभा ने यानी गवर्नर जनरल की विधानसभा ने इसको पारित कर दिया। और पारित होने के बाद ये जो कानून था, ठीक है, ये कानून रॉलेट एक्ट के नाम से
रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ यह कानून, ठीक है। और इसको काला कानून भी कहा गया, भारतीयों ने इसको काला कानून कहा, ठीक है। और इस कानून में प्रावधान क्या था? सबसे पहली बात, अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित पुस्तक साहित्य रखेगा, ठीक है, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। फिर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह होने के आधार पर ही उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है, ठीक है। ये इसके मुख्य प्रावधान थे। तो इस कानून के विरोध में 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ, ठीक है, कि भाई 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में एक साथ हड़ताल की जाएगी। और इसी घटनाक्रम के दौरान एक बहुत बड़ा कांड घटित होता है जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और दिन था बैसाखी का, ठीक है। बैसाखी के त्योहार के दिन ये अंग्रेज सरकार के द्वारा जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड का जो कार्यक्रम किया गया। अब देखिए, जो रॉलेट एक्ट था उस कानून के विरोध में अमृतसर में जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। साथ ही महात्मा गांधी पंजाब में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, इस बात का आदेश दे दिया, ठीक है। सीमाएं सील कर दी ताकि गांधी जी पंजाब में नहीं जा पाए। 13 अप्रैल को इन दोनों नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई के लिए, जो गिरफ्तार हो गए थे उनकी रिहाई के लिए गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा की जा रही थी और सभा में करीब 20,000 से ज़्यादा लोग थे। तो वहाँ पर जनरल डायर वहाँ पर पहुँचा अपनी सेना के साथ में, ठीक है। अंदर जाने का और बाहर आने का बाग में सिर्फ एक ही गेट था और गेट के वहाँ खड़े होकर के इसने गोलियां चलवाई। सैकड़ों लोग इसमें मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए। प्रतिक्रिया स्वरूप देखा जाए, इस हत्याकांड की प्रतिक्रिया क्या हुई पूरे देश में? जनता द्वारा पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया, सरकारी दफ्तरों पर हमले किए गए, अधिकारियों पर हमले किए गए। और इस हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने और टैगोर को अंग्रेज सरकार ने उपाधि दी थी नाइट की, तो इन उपाधियों का त्याग कर दिया। और वायसराय की कार्यकारिणी में उस वक्त जो सदस्य थे, एकमात्र भारतीय सदस्य शंकरन नायर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया इस हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। अब पूरे देश में जब विरोध प्रदर्शन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब ब्रिटेन पर दबाव पड़ा, तो इस हत्याकांड की जांच करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई जिसको हंटर कमेटी कहा गया, ठीक है। तो इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पूरे जो हत्याकांड था इसके ऊपर सरकार ने लीलापुती करने की कोशिश की, हत्याकांड को दबाने की कोशिश किया और एक सामान्य घटना इसको बताया। और जो जनरल डायल को जिसको सजा दी जानी थी उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया, कोई सजा नहीं दी गई, ठीक है। और ब्रिटेन में जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज समुदाय था, ब्रिटेन की जनता ने, अंग्रेज जनता ने उस जनरल डायर का जो हत्यारा था हजारों भारतीयों का, उसका उन्होंने सम्मान किया और उसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा उसको। अब हम बात करें आगे, तो देखिए आप आगे क्या घटनाक्रम होता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम लागू होता है। जो 1909 का अधिनियम था उसके ठीक 10 साल बाद नया अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित होता है, भारत में लागू होता है। इसको 1919 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम कहा जाता है और इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारत सचिव मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय। अब इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? प्रांतों में द्वैत शासन या दोहरा शासन हायरार्की लागू किया गया। अब ये क्या था? प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। विषय का मतलब कार्य जो सरकार करती है, ठीक है। तो सरकार जिन विषयों पर कार्य करती थी, जो कार्य करती थी, उन कार्यों को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। जिसमें एक को तो नाम दिया गया रक्षित कार्य या रक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। जो रक्षित विषय हैं उनके ऊपर फैसला कौन लेगा? गवर्नर उस राज्य का, ठीक है। उसका निर्णय सर्वोपरि होगा, उसने जो डिसीजन ले लिया वो सही है, ठीक है। दूसरा हस्तांतरित विषय, मतलब जो विधानसभाओं में जो भारतीय मिनिस्टर होते थे वो मिनिस्टर इन हस्तांतरित विषयों पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये शक्ति विभाजन हुआ, केंद्र और प्रांतों के बीच में भी इसी प्रकार से शक्ति विभाजन हुआ, ठीक है। इंडिया काउंसिल में भारतीय उच्चायुक्त का प्रावधान किया गया। भारत परिषद, जो ब्रिटिश संसद में भारत परिषद थी अलग से, उसमें भारतीय उच्चायुक्त का प्रावधान किया गया। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? भारत सरकार के परामर्श। भारत सरकार का मतलब जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके परामर्श पर सम्राट, ब्रिटिश सम्राट उसकी नियुक्ति करता था, ठीक है, क्लियर। अब इस
अधिनियम की जो आलोचना की गई वो देखिए। आलोचना क्यों की? एक तो इसमें अव्यावहारिक शक्ति विभाजन, जो हस्तांतरण जो था वो सिर्फ नाम मात्र का था, क्योंकि हस्तांतरित विषय जिसके ऊपर मंत्री काम करते थे, अब जैसे मंत्री ने कोई काम कर लिया है, फाइल आगे बढ़ानी है, कोई योजना बनाई है, ठीक है, अब उस योजना को चलाने के लिए धन चाहिए और धन देने वाला विभाग किसके पास था? गवर्नर के पास। तो वो फाइलें गवर्नर के पास जाके अटक जाती थी, ठीक है। इसलिए तो काम करते हुए भी वो काम नहीं कर पाते थे मंत्री, ठीक है, और जो गवर्नर था वो उनके काम में रोड़े अटकाता था, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का और विस्तार करना, इसको एंग्लो इंडियन के लिए बढ़ा दिया, सिख समुदाय के लिए बढ़ा दिया, उनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था में शामिल किया गया। यानी कि एक तरह से फूट डालो राजगुरु की जो इनकी पॉलिसी थी अंग्रेजों की, उसको और बढ़ाया गया। और तीसरा जो है इसमें गवर्नर और गवर्नर जनरल की निरंकुश शक्तियाँ, यानी कि जिनके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं हो, ठीक है ना, एक तरफ से तानाशाही व्यवहार, एक सम्राट की तरह वो व्यवहार करते थे, ठीक है। और जो निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई थी, भारतीय मंत्री बनाए जाते थे, ये सिर्फ एक क्या है, एक सिर्फ एक मतलब नाम के लिए, ठीक है। वो काम कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि काम उनको करने ही नहीं देते थे ये गवर्नर और गवर्नर जनरल, ठीक। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में। तब तक आपके से जो रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को स्टडी विद एएमजी को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।